किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, तो 45 मिनट आप टॉलरेट हमें कर लीजिए। हम कहीं सोए हुए नहीं हैं, लोगों से ही मिल रहे हैं। एनीवे, देर ये किसका है? अगर आपको लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो फिर बीच में उठ के आप जोड़िएगा। नहीं, लगाना नहीं है। शुरू करें। अभियान के तहत 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से जो मैंने पदयात्रा आपके ज़िले में शुरू करी है, उसी के समाप्ति की ओर करीब 42 दिन आज हो गए। 500 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इस ज़िले में अभी तक पैदल चल के आ रहा हूँ। अभी 4 दिन और यहाँ रहेंगे। 1 दिन बेतिया में कल, और उसके बाद 4 दिन मझौलिया, 1 ब्लॉक बाकी है। मझौलिया से होते हुए मुझे पूर्वी चंपारण में जाना है। तो यहाँ पर जो 40-42 दिनों में जो चीज़ हम लोगों ने देखा, जो अनुभव करा, उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आपसे साझा करेंगे। फिर आपके जो प्रश्न हैं वो लेंगे। मैंने 2 अक्टूबर को जब शुरू किया भितिहरवा से चलना, तो शुरुआती जो दिन है वो ज़्यादातर थरवट के एरिया में गए। तो जो बहुत बड़ी समस्याएं जो मुझे इस ज़िले में देखने को मिली, एक पलायन की जो बात है। बिहार में जितने लोग भी सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं, उनको सबको मालूम है कि बिहार से बहुत बड़े स्तर पे पलायन होता है। बहुत बड़ी संख्या में रोजी रोजगार के लिए लोग राज्य को छोड़कर दूसरे जगहों पर जाते हैं। इस बात का एहसास तो मुझे हमेशा से था, लेकिन आज 40-42 दिन पैदल चलने के बाद इस समस्या की विकरालता का अनुभव जब मैं गांव में गया तो दिखा। छठ के पहले जितने गांव में हम लोग गए, वहाँ पर ज़्यादातर गाँव में मुझे बहुसंख्यक तौर पे वृद्ध, महिलाएं और बच्चे ही मिले। 60 से 70% जो कामकाज के एज के जो लड़के हैं, वो गांव से बाहर चले गए हैं रोजी रोजगार करने। और ये करीब करीब सारे पंचायतों में, खासकर जो ऊपर के सारे पंचायत हैं उत्तर में, क्योंकि बाद में तो छठ आ गया तो बहुत लोग वापस आ गए हैं। तो पलायन की जो विकरालता है इस समस्या का, वो देखने को यहाँ मिला, जो कि मेरे लिए एक तरह से आंख खोलने वाली बात। दूसरी जो यहाँ समस्या समझ में आई कि जो थरवट का एरिया है, उसमें जो वन राज्य अधिनियम उसको लागू नहीं करने की वजह से कई पंचायतों में लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो पत्थर का उद्योग बंद कर दिया गया, और बालू, मिट्टी, लकड़ी, जिस पर कि उन पंचायतों, उन प्रखंडों में रहने वाले लोगों का जीवन आधारित रहा है अभी तक, वो उनकी पहुंच से बाहर हो गया। उससे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति पर काफ़ी फर्क पड़ा है। रोजी रोजगार तो गया ही, लेकिन जो लोग, खासकर जो आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, थारू समाज के भी और ओराव समाज के, उनसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ये बताया कि अब वो, उनके पास न बालू ला सकते हैं, न वो घर बनाने के लिए मिट्टी ले सकते हैं, न लकड़ी ले सकते हैं। और पुलिस हरासमेंट की बात, पुलिस के द्वारा पैसा लेने की बात हर जगह बताई गई। वहाँ पर जो 3 डिपार्टमेंट हैं, एक माइंस डिपार्टमेंट का रोल है, दूसरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और तीसरा है पुलिस। मेरी जो अपनी समझ है, मेरा जो अनुभव है, वो लोग इन तीनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच में पिस रहे हैं। एक से बचता है तो दूसरा पकड़ता है, दूसरे से बचता है तो तीसरा पकड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या मुझे पलायन से जुड़ी हुई समझ में आई। जो पत्थर का उद्योग बंद हुआ, उससे एक तो जो लोग उसमें हजारों की संख्या में रोजगार जिनको मिलता था, उनका नुकसान हुआ। एक उसकी और बड़ी दिक्कत ये देखने को मिली ऊपर, कि जो नेपाल से नदियां आती हैं, उसके साथ अपने साथ पत्थर ले आती हैं। तो जब इन पत्थरों को उठाया जाता था या पत्थरों को निकाला जाता था, तो उससे एक नेचुरल तौर पे नदी का जो बेड है वो मेंटेन था, उसका लेवल। वो बेड के ऊपर आने से, चूंकि पत्थर अब उठ नहीं रहा है, तो नदियों का बेड ऊपर आ गया है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में बजरा वाले एरिया में कटान की समस्या, जो ऐसे कई गांव, सैकड़ों की संख्या में गांव है जहां पहले कटान की समस्या नहीं थी, लेकिन अब वो समस्या शुरू हो गई है। दूसरी जो बड़ी बात यहाँ देखी, वो कृषि को लेकर। यहाँ जमीन बहुत उपजाऊ है, ये सारे लोग बोलते हैं। हर जगह मैं 40 दिन गया, हर जगह कृषि, बहुत मजबूत खेती मुझे दिखी। लेकिन किसानों की जो स्थिति है, हर जगह लोगों ने बताया यूरिया की जो समस्या है, खाद सही समय पर न मिलना। यूरिया का दाम 277 रुपये का जो है, वो लोगों ने 500 से 1200 रुपये तक दिए हैं।
और उसके बाद भी उनको यूरिया मिला नहीं है। अभी डीएपी और पोटास जो बिक रहा है उसमें भी लोग बता रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो 500 रुपए से 800 रुपया ब्लैक दिया जा रहा है। और जो फसल वो पैदा कर रहे हैं, धान की कटाई हो गई है तो इसलिए ज्यादातर लोगों से हम लोग पूछते भी आ रहे हैं, धान जो यहाँ लोग बेच रहे हैं वो 1100 से 1400 के रेंज में बेच रहे हैं, जबकि सरकारी मूल्य उसका 2040 रुपए है। अभी तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला, बड़ा छोटा कोई किसान, जिसने ये बताया हो कि वो 1400 से ज्यादा में धान बेचा हो उसने। तो करीब करीब 30 से 40% डिस्काउंट पर आप अपना फसल बेच रहे हैं चंपारण के लोग। दूसरी जो बड़ी फसल है वो गन्ना है। गन्ने की यहाँ प्रमुख तौर पे 3 वैरायटी लोगों ने बताया जिसकी खेती की जा रही है। एक तो जो पहली प्रेफर्ड वैरायटी है, जो मिल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको लगाना है, उसमें लोगों ने बताया कि एक तो सूख जल्दी रहा है और उसमें कीड़ा बहुत लग रहा है, जिसकी वजह से कि फसल का जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी कम है। हालांकि उसका रेट ज़्यादा है लेकिन किसानों को नेट नुकसान है। मिल वाले वही गन्ना खरीद रहे हैं, ऊंचे रेट, मतलब थोड़ा बेहतर रेट पर खरीद रहे हैं, तो किसानों की मजबूरी है, वही गन्ना वो लगाते हैं, लेकिन उस गन्ने में रोग लगने से या सूखा की वजह से किसानों का नेट नुकसान है। जो दूसरी 2 वैरायटी है वो मिल वाले कम दाम में ले रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या किसानों ने ये बताया कि वो बाद में लेते हैं। बाद में लेने की वजह से जो दूसरे तीसरे कैटेगरी का जो गन्ना है वो ज़्यादातर लोगों का 20 से 30% सूख जाता है, या तो खेत में या काटने के बाद। इसको लेकर एक और समस्या लोगों ने बताई, यहाँ जो मिलों में पर्ची का सिस्टम है, जिसके पास पर्ची है वही आदमी जाकर मिल में अपना गन्ना बेच सकता है। एक तो यूपी के मुकाबले समर्थन मूल्य गन्ना का 60 रुपये कम है करीब, दूसरा जिसके पास पर्ची है उसी को वो रेट मिल रहा है। पर्ची को लेकर लोगों ने बताया कि जिसके पास कम जमीन है उसके पास भी, बिचौलियों के पास सैकड़ों एकड़ का पर्ची है, वही लोग गन्ने छोटे किसानों से खरीदते हैं और मिलों में जाकर बेचते हैं। शायद सरकार ने एक व्यवस्था शुरू की है मोबाइल पर यह सूचना देने की, पर्ची को रिप्लेस करने की बात, लेकिन ज़्यादातर छोटे किसानों ने बताया कि ना उनको इसकी जानकारी है, ना उसका उनको फायदा मिल पा रहा है। गन्ने को लेकर एक और जो बात लोगों ने बताई, उस वजन में हर ट्रेलर में करीब करीब 5 से 7 क्विंटल तक मिलों के द्वारा कटाई, मतलब गलत कम करके वजन लिया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा एक तरह से किसानों के जेब से जा रहा है। खेती को, किसानी को लेकर जो 2-3 बड़ी समस्या लोगों ने बताई, त्रिवेणी कैनाल के एरिया में, जैसे चंपारण में नहरों का जाल मोटे तौर पर हर जगह दिखा, लेकिन एज ए प्रोपोर्शन मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां इतने नहर होने के बावजूद सिंचित भूमि जो है, जहां एश्योर्ड इरिगेशन है नहरों के द्वारा, वो बहुत कम है। नहर तो है लेकिन नहर में पानी नहीं है। तो पूरा त्रिवेणी कैनाल हो या उससे लगता हुआ एरिया हो, उसमें गंडक वाले एरिया में भी जहां नहर है वहां पर पानी नहीं है, नहरों का मेंटेनेंस वगैरह नहीं है। जल संसाधन से एक और जो बड़ा मुद्दा यहाँ समझ में आया कि चंपारण, जब हम लोग बिहार में बाढ़ की बात करते हैं तो चंपारण का नाम उसमें सबसे पहले नहीं आता है। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि चंपारण में बाढ़ की कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की एक अजीब तरह की समस्या है, इसलिए कि नेपाल से जो पानी आता है वो बाढ़ 1 दिन या 2 दिन में ही तहस नहस सब करके चला जाता है। सरकार की परिभाषा ये है कि 3 दिन तक अगर पानी जमा रहे तो ही उसको बाढ़ माना जाता है। तो किसान जो यहाँ पर है उसको दोहरी मार है, उसका फसल का नुकसान तो बाढ़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि नेपाल से नदियां जो आ रही हैं, मसान और गंडक, ये तो 2 बड़ी नदियों के बारे में लोग बता रहे हैं, जिसके कटाव से, जिसमें आने वाले बाढ़ से, जिसके अपने रुख के बदलने से लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मुझे अभी तक करीब 26 छोटी बड़ी नदियों के लोगों ने नाम लिखवाए हैं, जिसमें किसी साल अचानक से पानी आ जाता है, जिससे कई गाँवों में स्थानीय स्तर पर नुकसान होता है और प्रशासन ये भी नहीं मानता है कि वहां बाढ़ आया, क्योंकि वो पानी आया 1-2 दिन में नुकसान हो गया, तो जो नुकसान हुआ वो तो ठीक है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जल संसाधन को लेकर यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक बड़ा जल जमाव की समस्या है, जो करीब लोग बता रहे हैं कि 10,000 एकड़ जमीन बिल्कुल पानी से वो डूबा हुआ है। और कटान की बहुत समस्या जो मसान नदी को लेकर और गंडक चौमुखा वाले एरिया में, और जो मसान नदी की जो देवराज से पहले का एरिया है उसमें मसान के कटाव की वजह से, मसान नदी के रुख बदलने की वजह से, या रुख बदलने से जो खेतों में बालू पड़ गया है, उससे भी मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ प्रभावित हैं। जमीन और किसान से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा जो शायद इतनी चर्चा में नहीं रहता है, पश्चिम चंपारण में
हम लोग की जानकारी के मुताबिक करीब 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन के पट्टे दिए गए हैं। और चूंकि यहाँ पर पहले से बहुत बड़े बड़े स्टेट रहे हैं, बड़े बड़े भूमि के ओनर्स रहे हैं, तो अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीनों के पट्टों का बंटवारा किया है। लेकिन 1,25,000 से ज्यादा ऐसे पट्टाधारी हैं जिनको जमीन का पट्टा तो मिल गया लेकिन उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। तो भूमिहीनों की संख्या एज ए प्रोपोर्शन यहाँ पर ज्यादा है। उसकी वजह से भी शायद यहाँ मजदूरी या भूमिहीन गरीबों की संख्या गांव में विजिबली या अदरवाइज बहुत बड़ी संख्या है, वो देखने को मिली। आपको मैंने बताई, एक जो पलायन की बात है, दूसरा जो वन राज्य अधिनियम की वजह से उत्तर पश्चिम चंपारण का जो एरिया है, थरवट का एरिया है, उसकी परेशानी, तीसरा किसानों की परेशानी। इसके अलावा जो 2 बड़ी योजनाओं के बारे में जो देखा समझा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। शौचालय की जो योजना है ODF, पूरे चंपारण को ODF शायद बरसों पहले घोषित कर दिया गया है। मैं पैदल ही चल रहा हूँ तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर गांव से निकल सकते हैं। हर जगह खुले में शौच है। पूछने पर पता चला कि पूरे चंपारण में ये ODF दबाव में जनप्रतिनिधियों के और अफसरों के साथ में बैठकर जबरदस्ती कराए गए हैं। ज्यादातर शौचालयों के विषय में लोगों ने बताया कि 2 से 6,000 रुपए तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटे गए हैं और जो 12,000 बेनिफिशियरी का पैसा था वो उसको दिया गया, उसके बदले में 2 से 6,000 रुपए वापस ले लिया गया। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो शौचालय है वो पेपर पर ही बनाए गए हैं। दूसरी एक जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सरकार की जो 7 निश्चय का हिस्सा है, हर घर नल का जल, मैं 41 दिन में कुल अभी तक 6 या 7 वार्ड ही ऐसा ढूंढ पाया हूं जहां नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक चल रही है। ये संख्या मैंने कुछ दिन पहले 3 बताई थी, अभी ये 6 या 7 है। 6 या 7 वार्ड में हर घर नल की योजना चल रही है। बाकी सारे वार्डों में या तो योजना ठीक से बनी नहीं, जहां बनी तो चली नहीं, या चली तो फिर बंद हो गई। कुछ एरिया में जहां आर्सेनिक इफेक्टेड है, जहां PHED के पास ये जिम्मा है, वो उन एरिया में भी लोगों ने कुछ बेहतर स्थिति की बात नहीं कही। वहां पर भी हर घर नल के जल की स्थिति वही है। मिला जुलाकर आप ये मान सकते हैं, ये एकदम कोई फिक्स आंकड़ा नहीं, लेकिन हम लोग का अनुमान है कि करीब 95% जगहों पर लोगों को हर नल के से पानी नहीं मिल रहा है, या अगर मिल रहा है तो ठीक पानी नहीं मिल रहा है। शौचालय हो गया, पानी हो गई, ये 2 बड़ी योजनाएं चल रही हैं। तीसरा यहाँ आवास को लेकर जो हम लोग देख पाए, जो आपको शेयर करना चाहते हैं। ज्यादातर जो लोग अभी मिले, गरीब लोग जिनको सरकार की मदद से जिनका आवास घर बनाया गया है, वो इंदिरा आवास योजना को जानते हैं। वो ये बताते हैं कि 20,000 रुपया उनको पहले कभी आज से 20 साल 25 साल पहले मिला था। जो नई योजना चल रही है 1,40,000 प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कुछ जो लोग मिले बेनिफिशियरी, उन्होंने बताया कि वो 25,000 से 40,000 रुपए तक पीसी दे रहे हैं। मतलब घूस के तौर पर उनको जनप्रतिनिधियों को और अफसरों को देना पड़ रहा है। और जो पहले के उनकी घर बने हुए हैं 30,000 रुपये वाला, उसको लेकर सरकार ने शायद कोई अभी नई योजना शुरू की है जिसमें उन घरों के अपग्रेडेशन के लिए 50,000 रुपये देने की बात कही गई है। उस योजना को लेकर भी ज्यादातर मुझे जनप्रतिनिधियों ने ही बताया। मुझे अभी तक कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर लोगों ने ये बताया हो कि हमारा इंदिरा आवास योजना 20,000 वाले स्कीम में बना था, उसके बाद 50,000 रुपये मिल गया, जिसके तहत मैंने अपने आवास को बेहतर बना लिया है। तो इंदिरा आवास योजना मतलब ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही दिख रहा है, खासकर जो दलित समाज है या अति पिछड़ा समाज है, क्योंकि यहाँ पर नोनिया, बिंद, मलाह काफी बड़ी संख्या में यहाँ इन समाज के लोग रहते हैं। और जो दलित समाज के लोग हैं, महादलित उसको कह लीजिए, दलित कह लीजिए, अनुसूचित जाति कह लीजिए, शब्द प्रयोग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उनके घरों की स्थिति भयावह ही है। ज्यादातर लोगों के घर मुझे मिट्टी के ही दिखे या झोपड़ी दिखे। महादलित बस्तियों में जहां लोग हाथ पकड़कर ले गए, अपने घरों को दिखाया, मैंने ये पाया कि वहां पर घरों में ज्यादातर लोगों के पास अभी चौकी खटिया भी नहीं है। खासकर धनगर समाज में, मुसहर समाज में जब हम उनके घरों में गए हैं, डोम समाज के घरों में हम लोग जाकर देख के आए, तो लोग आज भी जमीन पर ही सो रहे हैं। और अगर उनके घरों में पानी आ जाए, जो ज्यादातर घरों में है, बरसात के दिनों में या नालों से निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए घर में पानी भर जाता है,
तो लोग चौकी खटिया पर नहीं बल्कि आज भी चाचर बिछाकर ही अपने झोपड़ी के अंदर चाचर लगाकर ही सो रहे हैं। ये बात बड़े पैमाने पर दिखी और 10-12 साल से जो विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उन लोगों से भी हम लोग मिले हैं, लेकिन उनके रहने से कोई बहुत दलित टोलों की स्थिति बदली हुई कम से कम मुझे नहीं दिखी चंपारण में। हर जगह बात हम लोग सुनते हैं, बिहार में और चंपारण में भी अफसरशाही बहुत है, भ्रष्टाचार हर जगह है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। पहले अपराधियों का जंगल राज था, अब अधिकारियों का जंगल राज है। इस तरह के शब्द प्रयोग आप हर जगह सुनते हैं। विधायक जी नहीं आते हैं, विधायक जी नहीं कुछ करते हैं, जनप्रतिनिधि कोई मदद नहीं करते, तो सामान्य बातें हर जगह हम लोग सुनते हैं, आपको पता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम लोग बोलते रहे हैं बिहार के स्तर पर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इन 40 दिनों में जितने भी विद्यालयों में हम लोग गए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालयों में ही हम लोग रुकते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, तो विद्यालयों के पास ही वो ग्राउंड है जहाँ रुक सकते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि इक्के दुक्के स्कूल को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहाँ बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग है, जहाँ दोनों है वहाँ लड़के ही नहीं है। और विद्यालयों की जो पहचान है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पे, और कॉलेज की पहचान डिग्री बांटने की पहचान है उनकी कि भाई वहाँ डिग्री मिलता है। जैसे जिस कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, यहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज भी मेरे पास तीनों यहाँ कॉलेज जो है जिले के तीनों जगह के लड़के आए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग एडमिशन के टाइम पर आते हैं, एडमिट कार्ड लेने आते हैं और फिर परीक्षा देने आते हैं, डिग्री मिल गई। तो मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो चीज़ मैं चंपारण में देख पाया हूँ कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना ही कहा जा रहा है। इस विद्यालय इस कॉलेज की अगर आप बात करें, यहाँ मुझे बताया गया कि 62 या 64 प्रोफेसर होने चाहिए, 15,000 विद्यार्थी हैं, इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। लेकिन शिक्षक 32 से 15,000 छात्र हैं, क्लास कैसे ही करा, अगर चाहे भी तो नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति कमोवेश हर जगह है। उद्योग धंधे को लेकर चीनी उद्योग नहीं चल रहा है, ये बात तो आपको पहले से पता है, उसके लिए कोई पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग हर जगह बताते हैं कि जो चीनी मिल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहले थे, उसके दिशा में कोई सुझाव नहीं हुआ है। नेतागण आते रहे, उन्होंने सुझाव दिए, उन्होंने वादे किए, लेकिन वो हुआ नहीं है। चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो बात मेरी समझ में आई कि चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोग ज्यादातर यूपी की सेवाओं पर डिपेंडेंट हैं। आप लोगों को भी ज्यादा जानकारी होगी। सामान्य चिकित्सकीय सलाह मशवरे को अगर छोड़ दें तो अगर कोई सीरियस बीमारी आपको हो गई तो आप बेतिया में या पटना न जाकर, आप में से ज्यादातर लोग कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर जाते हैं, और यहाँ से जाने में लोगों को 5,000 से 12,000 रुपए तक एम्बुलेंस का या सरकार जो गाड़ी वो लेकर जाते हैं ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही बताया कि भैया हम लोग यूपी ही जाते हैं, बेतिया उतिया में भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो चिकित्सा की तो मोटे तौर पे यही हालत है। जिन गाँवों में मैं घूम रहा हूँ उन गाँवों में कहीं कोई अस्पताल वगैरह नहीं है। तो शायद मैं प्रखंड हेडक्वार्टर पे तो बहुत कम आता हूँ, जैसे ये 500 किलोमीटर जो हम लोग चले हैं, तो उसमें 450 किलोमीटर से ज्यादा ऐसा होगा जो हम लोग गाँव में चले, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे नहीं चल रहे हैं। तो चूंकि गाँव में चल रहे हैं, गाँव के सड़कों पर चल रहे हैं, तो दो जो विषय है जिसके विषय में बिहार में सामान्य लोगों को लगता है कि इसमें तो सुधार हुआ है, सड़कों और बिजली को लेकर। उसमें मैं अपना जो मैंने देखा वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। ग्रामीण सड़क की स्थिति चंपारण में करीब करीब वही है जो जंगल राज की स्थिति लालू जी के जंगल राज के कालखंड में था। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां ग्रामीण सड़क ऐसी हो। जोगा पट्टी के कुछ एरिया में, बैरिया के कुछ एरिया में मुझे गांव दिखे जहां रोड ठीक ठाक है, लेकिन उसको अगर आप छोड़ दें तो गौनाहा, भितरवा से शुरू करके आज बेतिया पूरा 500 किलोमीटर चलकर हम आए हैं। छोटे कस्बे, गांव, उनके अंदर की जो सड़क है, ग्रामीण सड़क जो है, वो बिल्कुल ही नदारद है या बिल्कुल टूटी हुई है। सड़कों को लेकर लोगों के जो लोगों ने बार बार बताया कि ये सड़क 5 साल पहले बनी थी, 8 साल पहले बनी थी, तो ऐसा मालूम होता है कि पिछले 4-5 सालों में ग्रामीण सड़कों को लेकर कोई बहुत प्रयास या कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। जो सड़क पहले बनाए गए 2005 के बाद,
या तो वो टूट गए या नई जो व्यवस्था उसके मरम्मती का काम दिया गया है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि वो बन नहीं पाया है। दूसरी जो एक व्यवस्था जिसको हम लोग समझते हैं बिहार के स्तर पर जिसमें सुधार हुआ है वो बिजली है। बिजली हर जगह दिखी, हर गांव में बिजली दिखी, हर टोलों तक बिजली पहुंची है। कुछ मुस्लिम गांवों में और कुछ दलित टोलों में ऐसा दिखा कि बिजली अभी भी लोग कांटा वाटा लगाकर जला रहे हैं लेकिन बिजली हर जगह दिखी। एक उसमें जो समस्या लेकिन बिजली आने के साथ जो दिख रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने ये बताया गलत बिल आने की बात। हर गांव में करीब करीब 10, 20, 25, 50 लोगों ने ऐसा बताया कि भैया हमको 2 बल्ब जलाते हैं लेकिन बिल आता है 5,000, 7,000। ऐसे भी लोग मिले जिनको 25,000, 30,000, 60, 70 हजार रुपए तक बिल आया है। कुछ ऐसे गांव मिले जहां 30 से 50 घरों तक के कनेक्शन काट दिए गए हैं। लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं बिजली बिल का सेटलमेंट के लिए। कुछ ऐसे भी घर मिले, ऐसे भी परिवार मिले जहां लोगों ने बताया कि लोगों को फौजदारी का केस हो गया है बिजली बिल को लेकर, जिसकी वजह से वो गांव घर छोड़कर भाग गए हैं। तो बिजली की बिल को लेकर मुझे लगता है कि आज नहीं लेकिन आने वाले कुछ महीनों और सालों में बिजली का बिल और उसमें जो गलत रीडिंग आ रही है या कम से कम जो उसके उपभोक्ता हैं उनकी जो परेशानी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये बात समझ में आ रही है। मैंने बताया आपको किसान पलायन वन राज्य अधिनियम, ये जो बात ऊपर की है। इक्का दुक्के जो यहाँ लोकल बातें हैं वो बात आप जैसे यहाँ पर बलथर और आर्यनगर में जो पुलिस एट्रोसिटीज का मामला था, वो आप जो 2 गांव से लोग भाग गए थे उसमें समझौता हो गया। कुछ प्रयास हम लोगों ने भी किया होगा, तो शायद अभी भी मुझे आज भी कुछ लोग आकर मिले, वहां पर ग्रामीण लौटे हैं जो लोगों ने बताया था मार्च में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में जो विवाद हो गया था उसको लेकर ये जो बाघ, एक जो नरभक्षी बाघ की को मारा गया है, उसमें भी मैं सुन रहा हूँ कि मतलब 1200 लोगों के लोगों के पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। तो ये बात भी 2-3 जगहों पर पॉकेट्स में दिखी कि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बड़ी संख्या में पुलिस अज्ञात लोगों को नामजद करके उनको उन पर FIR हो जाता है, जिससे कि लोगों को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और जो बात यहाँ समझ में आई, अग्निवीर के आंदोलन को लेकर चंपारण में चूंकि कुछ हिंसा की घटना हुई थी, आप लोगों को शायद जानकारी होगा, तो कुछ परिवार, कुछ संगठन हमसे मिले जो बता रहे हैं कि 40 से ज़्यादा बच्चे अग्निवीर वाले केस में आज भी जेल में हैं और उनको किसी भी तरह की मदद स्थानीय या राज्य सरकार की ओर से नहीं है। और कई लोगों पर लोग बता रहे हैं कि 15, 20 धाराओं में केस किए गए। तो मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे से मिलने आए थे उन्होंने ये भी बताया कि वो शायद गए थे, उन्होंने अभी की जो महागठबंधन की सरकार है उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। महागठबंधन की सरकार ने शायद उन लोगों को ये कहा है कि ये सारे केस वापस किए जाएंगे या खत्म किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनको कोई फौरी राहत नहीं मिली है। वो लड़के आज भी जेल में ही हैं, ऐसा लोगों ने बताया। ये मोटे तौर पे जो मैं अभी तक सुन समझ पाया हूँ। बाकी आपके जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि विवाद के क्या है, कई सरकारें आती है और जाती हैं जी, लेकिन इसका निदान क्या है? ये तो समस्या से सारे मीडिया बंधु अवगत हैं, लेकिन इसका आखिर निदान क्या है इन समस्याओं का? निदान जो मैं रोज बोल रहा हूँ, निदान ये है कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो इस बात को समझें और इन मुद्दों के आधार पर लोगों का चुनाव करें। अगर आपने जैसा ठीक कहा कि सबको मालूम है कि ये समस्या है, लेकिन आप देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार जीत रहे हैं। तो मैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों को कह रहा हूं, जब मैं गांव में जाता हूं तो ये बताता हूं कि ये जो सारी समस्या है जिसके बारे में आप मुझे अवगत करा रहे हैं, तो ये रहते हुए आप फिर उसी प्रतिनिधि को बार बार वोट क्यों दे रहे हैं? तो लोगों के अपने जवाब है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भैया विकल्प नहीं है, इसलिए उन लोगों को वोट दे रहे हैं। क्योंकि आप चंपारण की स्थिति देखिए, आपके जो दोनों MP हैं, ये लोग MP हैं, इनके पिताजी भी MP थे। तो ये लंबे समय तक यही एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही तरह के नेता जीत रहे हैं। आपके ज्यादातर जो विधायक भी हैं, कोई तीसरी बार विधायक है, कोई चौथी बार विधायक है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी समस्याओं के बावजूद अगर लोग इनको वोट कर रहे हैं तो यही समस्या का जड़ है, जो मैं रोज आपको लोगों को बता रहा हूँ कि बिहार में बदहाली का कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है कि समस्याएं जो हैं वो रहेंगी
लोग गुस्साएंगे, गाली देंगे, लेकिन अंततः जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या विकल्प के अभाव में हम ही को वोट देंगे। ये ऐसे है कि मान लीजिए कोई आपको बता दे कि आप पढ़ाई करें न करें आपको एग्जाम में 80% नंबर आएगा, तो आप स्वाभाविक तौर पर उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मूल में जो बात है कि हर 5 साल में आपको जनता के सामने एक परीक्षा पास करना पड़ता है, जो आपके किए गए कार्य के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा है। या तो जाति के आधार पर जब वोट पड़ रहा है तो जाति के आधार पर लोग इन समस्याओं को भूलकर जाति के आधार पर वोट कर दे रहे हैं, या धर्म के नाम पर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो इन दोनों से अलग भी हैं, तो वो विकल्प के अभाव में उनको ऐसा लगता है कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो उनको बेहतर विकल्प लगता है उसको दे देते हैं। पूरे बिहार में जो बात है वही बात चंपारण में भी है कि एक बड़ी जनसंख्या भाजपा को और एनडीए को इसलिए वोट कर रही है कि वो लालू जी के आतंक राज या जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहती है। और बहुत बड़ी संख्या समाज का वर्ग एक ऐसा है जो लालू जी को, लालटेन को इसलिए वोट कर रहा है कि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। और इस मजबूरी का दलों के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये फ्री का वोट मिल रहा है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो लालू जी के विरोध में जो वर्ग है, जो लोग हैं, वो चाहे जितनी भी आपकी रोड की स्थिति खराब हो, आपके स्कूल की स्थिति कितनी खराब हो, कितना भी भ्रष्टाचार हो, आप लालू जी के विरोध में उनको वोट देंगे ही देंगे। आप देख लीजिए चंपारण में पिछले 30 साल से तो भाजपा ही जीत रही है, भाजपा के विधायक जीत रहे हैं, भाजपा के एमपी जीते हैं, भाजपा या एनडीए। राज्य में उनकी सरकार 2 महीना पहले तक थी, यही के डिप्टी सीएम थे, और केंद्र में भी उनकी सरकार है। और फिर भी इतनी समस्याओं की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और इसमें आप कोई भी समस्या ऐसा नहीं कह सकते कि हम बनाकर बोल रहे हैं। आप इससे सहमत हैं कि नहीं ये समस्या है? तो चंपारण वासियों को भी ये देखने की जरूरत है कि अगर इतनी समस्याएं हैं तो आप विधायक भी भाजपा का जिता रहे हैं, एनडीए का जिता रहे हैं, राज्य सरकार भी उन्हीं का बनवा रहे हैं, एमपी भी उन्हीं का जिता रहे हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और फिर आपका काम भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो विकल्प के अभाव में आप उनको वोट दे रहे हैं, या फिर आप इन सारी समस्याओं से बिल्कुल अलग हटके किसी जाति या धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो एकदम स्पष्ट है भाई, ये तो अब मानना कैसे, ये तो आप देख रहे हैं। हम कोई समाज सुधारक नहीं है सर, हम एक समाज के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र, जो हम लोग के देश में लोकतंत्र है, उसमें एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके। स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए समाज की मेरी नजर में बड़ी भूमिका है। जब तक समाज को जगाया नहीं जाएगा, समाज से सही लोगों को साथ में नहीं लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, तब तक एक आप स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये दल बनाने का अभियान नहीं है, ये अभियान है एक नई व्यवस्था बनाने का, जिसमें समाज के लोगों के, समाज के प्रयास से, समाज के अनुभवों से उनको साथ में लाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। अगर विकल्प नहीं है तो प्रशांत किशोर दल बना लेंगे तो विकल्प नहीं होगा। विकल्प तब होगा जब बिहार के लोग, समाज के लोग, सही लोग मिलकर आए और विकल्प बनाए, तो वो सशक्त विकल्प होगा। मेरी भूमिका इस अभियान की, या इस सो कॉल्ड, जिसको आप कई लोग, आप लोग दल भी कह रहे हैं, इस सामाजिक राजनीतिक प्रयास के नेता के तौर पर नहीं है। मेरी भूमिका सूत्रधार की है। मेरी भूमिका है कि इस काम को किया जाए, समाज को ये बताया जाए, उनको इस बात को के लिए समझाया जाए कि अगर बिहार में तरक्की चाहते हैं, बिहार की स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कोई एक व्यक्ति, एक दल आकर इसको ठीक नहीं कर सकता है। आपको, हमको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप और हम मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, जाति, धर्म और विकल्प के अभाव की बात को छोड़कर ऊपर उठकर वोट नहीं करेंगे, तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। ये बात ही बताने का पूरा अभियान है, उसी तहत लगे हुए हैं। अगर बिहार की जनता विकल्प के अभाव में अगर आपके साख पे, अगर आपके दल को गठन करने की अगर मत देती है, तो क्या आप इसको स्वीकार करके जनता को और बिहार को एक विकासशील रास्ते पे ला सकते हैं? इसको क्या आप स्वीकार करेंगे? मैंने आपको पहले बताया कि लोग, पहले उद्देश्य में लिखा है कि सारे लोग मिलकर अगर तय करते हैं कि विकल्प के तौर पर एक दल बनाया जाना है, तो दल बनाया जाएगा। कल आप देखेंगे यहाँ पर पहली उसकी वोट बेतिया में होगी। जो भी 2000, 4000, 5000 आदमी, जो लोग जनसुराज से इस पदयात्रा के दौरान या उससे पहले में जुड़े हुए हैं, सबको कल बुलाया गया है। आप भी वहां रहेंगे, आपके सामने वोट होगा, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जनसुराज का जो अभियान है, क्या इसको दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए या नहीं। उनका सुझाव लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो कल 100 लोग आते हैं, उसमें 90 लोगों ने कहा दल बनाया जाना है, तो ये तो पश्चिम चंपारण के लोगों की बात हुई। इस प्रक्रिया को हर जिले में जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ,
तो उनसे किया जाएगा। जब एक संख्या पूरी हो जाए, 6 आधे से ज्यादा राज्य पूरा हो जाए, ये लगने लगे कि मेजॉरिटी में बिहार के लोग ऐसा चाहते हैं, तो फिर उन सबको राज्य के स्तर पर बैठाया जाएगा। फिर वो लोग मिलकर तय करेंगे कि दल बनना है कि नहीं बनना है, तो कैसे बनना है, उसका संविधान क्या होना चाहिए, उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, उसका नेता कौन होना चाहिए। मैंने ये भी कहा है कि अगर दल बनता भी है तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं। उस दल का नेता आप पहले से किसी को नहीं बोल सकते हैं, प्रशांत किशोर को नहीं बोल सकते हैं। जो लोग मिलकर बनाएंगे उनको मिलकर ही चुनना है कि जो बिहार में जो सबसे विश्वसनीय चेहरा है, जो बिहार का सबसे बेहतर काबिल लड़का है, जो सबसे काबिल व्यक्ति है, जो उसको इसका नेतृत्व करना चाहिए और उस व्यवस्था को पूरी तरीके से ईमानदारी से लागू करेंगे। आप चंपारण में भी देखिए और चंपारण के आगे भी देखिएगा, इसमें कहीं कोई हेरफेर होने की संभावना नहीं है। आप में से कई लोग मुझे 3, 4, 5 महीनों से फॉलो कर रहे हैं। लोगों ने कहा अरे पदयात्रा कह रहे हैं करेंगे तब ना, आप देख रहे हैं मैं पदयात्रा कर रहा हूं। और पदयात्रा ही सिर्फ इस नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, हर गांव हर पंचायत तक पहुंचने का प्रयास किया है। इस पूरे 45 दिन में 1 मीटर भी गाड़ी पर नहीं बैठे हैं, कहीं होटल में, कहीं सर्किट हाउस में किसी के घर नहीं जाते हैं, समाज में ही रहते हैं, समाज में ही रुकते हैं, टेंट में ही रुकते हैं। जहां से उठे यहाँ से उठेंगे, कल अगले जाएंगे, अगले जगह जाएंगे। तो जितनी ईमानदारी और शुद्धता से इसको किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। को लेकर आपकी क्या कल्पना है? विकसित बिहार को लेकर मेरी कल्पना ये है कि हम लोग देश के 10 अग्रणी राज्यों में विकास के पैरामीटर्स में शामिल हो। एब्सोल्यूट ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में कुछ विकास हुआ, उस विकास का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप दूसरे राज्य, आज बिहार विकास के ज्यादातर मानकों पर 28वें 27वें नंबर पर है, मतलब देश में सबसे निचले स्थान पर है। 50 के दशक में हम लोग देश के सबसे जो टॉप 4-5 राज्य होते थे उसमें हमारी गिनती होती थी। तो हमारा विकसित बिहार की पहली परिकल्पना यह है कि हम देश के 10 अग्रणी राज्यों में अगले 10 साल में शामिल हो। जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको आकर 1 साल में नंबर 1 बना देंगे, 5 साल में नंबर 1 बना लेंगे, उनको इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय को आप ले लीजिए, बिहार में 35,000 रुपए आय है, जो नंबर 1 का राज्य है उसका आय प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए है, तो आप कैसे 2 लाख 1 साल में हो जाइएगा? अगर आप अगले 10 साल तक 20% की रफ्तार से बढ़ते रहिएगा तो भी आप टॉप 10 में पहुंचिएगा, क्योंकि जो 2 लाख कमाने वाला राज्य है वो आप उसकी तरक्की कल रुक थोड़ी नहीं जाएगी, वो भी तो बढ़ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बढ़े और इतनी तेजी से बढ़े कि जो गैप है वो कम हो। तो मेरे विकसित बिहार की परिकल्पना ये है कि बिहार देश के विकास के ज्यादातर मानकों पर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। मेरी विकास की परिकल्पना ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ, कि बिहार के हर पंचायत और नगर क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाए कि हर 10 साल में वो पंचायत कैसा दिखेगा। जो मैं अभी बनवा रहा हूँ कि जब ये पदयात्रा खत्म होगी, 8,500 और 2 पंचायतों में और 2,000 नगर क्षेत्रों के विकास की योजनाएं, हर पंचायत का एक यूनिक योजना बनवा रहे हैं, ताकि उस पंचायत की जो समस्या है उसको संकलित किया जाए और ये बनाया जाए कि अगर कल आपको जनसुराज का जनता की कोई सरकार बनती है तो हर पंचायत में क्या कुछ किया जाना चाहिए, ताकि वो पंचायत देश की अग्रणी पंचायतों में, मतलब देश के अग्रणी पंचायतों में विकास के मानकों पर वो शामिल हो सके। वो हर पंचायत की एक योजना बनवा रहे हैं और जिले से निकलने से पहले यहाँ पर जो 350 पंचायत करीब है, वो हर पंचायत की योजना बनाकर ही यहाँ से निकलेंगे। सरकार क्यों बढ़ावा देना चाहती है अफसरशाही को? क्यों बढ़ावा देना चाहती है अफसरशाही जो आप बोले? तो ये जो जितनी योजनाएं आपने बताई है, तो कहीं ना कहीं अफसर से होकर ही योजना जाएगी, तो फिर वो अफसर जो है कहीं ना कहीं फिर घूस ले सकता है या पीसी ले सकता है। 2 बातें देखिए, अफसर जो है, आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, जो अफसर को घूस दे रहा है वो तो आके जनता बता ही रही है। आपको आश्चर्य होगा कि ज्यादातर जगहों पर प्रशासन के लोग भी आकर मिलते रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जो सीओ है, बीडीओ है, पीओ है, जो भी नीचे स्तर पे पदाधिकारी है ब्लॉक के स्तर पे, वो मिलते रहते हैं। वो भी ये बता रहे हैं कि साहब आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। हम लोग, उनको तो पैसा मिल रहा है, वो तो सो कॉल्ड पैसा वो कमा रहे हैं। वो भी ये बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी इतना लाभ नहीं, वो भी बता रहे हैं कि उनकी जो पोस्टिंग हुई है वो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया देकर आए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि वो जनता से जो उगाही कर रहे हैं वो सब उनके जेब में जा रहा है। जब आप पोस्टिंग 25 लाख 50 लाख रुपया लेकर कीजिएगा तो अफसर स्वाभाविक है कि चोरी करेगा। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ आपने सुना होगा कि यूरिया 277 का 700-800 रुपये में बिका है। अब बेचने वाला जो फर्टिलाइजर का सेलर है वो भी उसी गांव में रहता है। तो मैंने 2-3 जगहों पर जो खाद बेचने वाले लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग करी, ये जानने समझने का प्रयास किया कि भाई 300 का खाद आप 800 में बेच रहे हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हो। तो लोग बताते हैं कि भैया हम लोग को 85 रुपया मिल रहा है, ये तो ऊपर से नीचे तक लोग कमीशन ले रहे हैं। तो खाद विक्रेता जो रिटेलर है वो 500 रुपये ब्लैक नहीं कर रहा है, वो होलसेलर्स को दे रहा है, होलसेलर शायद किसी दूसरे को दे रहा है, उसमें अधिक मतलब ऊपर से नीचे तक वो बंदर बाट हो रहा है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि अफसरशाही इससे खत्म होगी कि अफसर अगर पैसा देकर यहाँ नहीं आएगा तो स्वाभाविक तौर पर उस तरह का अंकुश लगाया जा सकता है कि उतने भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। दूसरी बात, मैं सत्ता और संसाधन दोनों के विकेंद्रीकरण का बड़ा के फेवर में हूँ। जो पंचायती राज की व्यवस्था है, आप में से कई लोग ऐसा कहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बहुत भ्रष्ट हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे वो भ्रष्ट हो या कुछ भी हो, सत्ता का और संसाधन का बिहार में बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मैंने ये बात कही है, इसको आप प्रमुखता से समझिए और लिखिए भी कि 1/3 विकास की राशि बिहार में 1/3 विकास की जो राशि है वो पंचायती राज की व्यवस्था जो है उसके माध्यम से खर्च की जानी चाहिए। पिछले 20 साल का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि बिहार में 4% विकास की राशि पंचायती राज व्यवस्था से खर्च होती है। मेरी अपनी सोच है कि अगर आप पंचायतों की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको 1/3 विकास की राशि नीचे विकेंद्रीकरण करके संसाधनों को नीचे जो पंचायती राज से लोग जीत कर आ रहे हैं उनके हाथ में देना होगा, उनकी कैपेसिटी बनानी होगी और उसके अफसर का काम ये है कि उसको वो टेक्निकल सहायता दे, उन पर वो मॉनिटरिंग कर सके। उसका काम ये नहीं है कि पटना में बैठकर आप ये बताएं कि बजरा पंचायत में क्या करना है कि चौमुखा में क्या करना है, उसको पता ही नहीं वो पटना में बैठ के करेगा क्या। वो तो चौमुखा के लोग ही जानते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए, बजरा के लोग जानते हैं कि उनको क्या होना चाहिए, जोगापट्टी के पंचायत में लोग जानते हैं कि उनका क्या होना चाहिए। तो मेरी सोच जो है सत्ता का और संसाधन का दोनों का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण। इसलिए मैंने कहा है कि अगर जनसुराज की जो परिकल्पना है ये कभी दल में परिवर्तित होती है तो 10% जो टिकट है राजनीतिक भागीदारी है वो पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों को निश्चित तौर पर दिया जाएगा और 30% जो राशि है विकास की वो पंचायती राज की व्यवस्था के माध्यम से खर्च होगा। वही है कि आप सबका कष्ट लिख सकते हैं अपना छोड़कर, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। मीडिया कर्मियों के लिए मेरी सहानुभूति है आपके साथ। जो दूसरे, मैं हमले की बात नहीं कर रहा हूं, हमला तो एक अलग मामला है। जो दूसरे राज्यों में पत्रकारों को, पत्रकार बंधुओं को सुविधा दी हुई है राज्य सरकारों ने, जो बेसिक सुविधा है जैसे बैंकों से ऋण की सुविधा वो आपको यहाँ नहीं है, सामूहिक हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा वो आपको नहीं है, कहीं पर यहाँ पत्रकारों के बैठने की जगह नहीं है। तो कुछ जो बेसिक चीजें दूसरे राज्यों में हो गई है उसको भी बिहार सरकार नहीं कर रही है। आपने वक्तव्य सुना ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये सब शराब पीने वाले लोग हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो इसका तो कोई तर्क ही नहीं है। मीडिया बंधु जो है, मैं तो मिलता ही रहा हूं, और जब गाँव में जा रहे हैं, प्रखंड स्तर पर जा रहे हैं, तो बहुत निचले स्तर पर मीडिया कर्मियों से मिलते हैं। उनकी स्थिति मैं उनको बिहार के शहरी के तौर पर, बिहार के नागरिक के तौर पर देखता हूं। उनकी स्थिति जो बिहार के अन्य नागरिक हैं उससे कुछ बदतर ही है, अच्छी नहीं है। सर एक सीरियस क्वेश्चन, जिस तरह से अभी सारे सवाल तो सीरियस ही है। एक मेरा मानना है जो ह्यूमन बीइंग को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, खासतौर पर जैसा देखा जा रहा है जो कि पुलिस और पब्लिक में जो क्लैश हो रहा है, खासतौर पर पत्थर में हुआ और यहाँ पर नगरबंदी की बात होती। तो सर क्या आप चाहते हैं कि पुलिस नहीं, ये तो देखिए ये अफसरशाही का ही एक नतीजा है कि आप बलथर में 2 मृत्यु हुई, एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक पुलिस के साइड से हुई है। दुखद है, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी है, हिंसा हुई। अब उसमें कार्रवाई न्यायोचित जो कार्रवाई है कि जिसने गलती की उसकी सजा दीजिए। अब ये अफसरशाही का ही नतीजा है कि 2 गांव को ही आपने नामजद कर दिया और 6 महीना से लोग सैकड़ों की संख्या में, मुझे बताया गया 700 परिवार गांव छोड़कर 6 महीने से भाग गए। बाबू लोग अब हम कुछ और वहां पर जब हम लोग गए, जब ग्रामीणों से मिले, जो बात करी, अब ग्रामीण लौटे हैं। अभी मैं शाम में बलथर के लोगों से मिला हूँ,
जो ये कहने आए थे कि भैया आपकी मदद से, आपके प्रयास से कम से कम हम लोग छठ और दिवाली में घर आ सके। तो ये तो प्रशासन का हाई हेडेडनेस है। मुझे किसी एक सीओ के बारे में किसी ने बताया कि चिनिया बादाम बेचने वाले को पकड़ के उसका मार के हाथ तोड़ दिया। आप लोगों को पता होगा, जो सीओ साहब है। All my friends, they have been following you for over 2 months, in fact 5 months. आ रहा है सर, सुन रहे हैं, बोलिए। You just said that people have been electing a family of the same persons for over 30 years. That is the BJP. It's not about BJP. I'm just saying the basic thing that जो उन्होंने सवाल पूछा कि इन सारी समस्याओं के विषय में आप पैदल चले तो आपको तो आज, हमको आज पता चला है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको तो समस्या। No, you said that people are not electing the right persons. People from the same family are coming. Don't you hold yourself responsible for building such a strong and permanent brand in 2014 that people are voting for one party? नो 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 भाई, 14 से पहले भी आप ये अलग सवाल पूछ रहे हैं। 2009-10 में जीता था, उसके पहले मेरे भाई चंपारण में आपके जो एमपी जीत कर आ रहे हैं, हाँ। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो एमएलए हैं वो 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म से जीत कर आ रहे हैं। जो एमपी जीत कर आ रहे हैं, इनके बाबूजी लोग पहले जीत रहे थे, अब इनके लड़के जीत रहे हैं। इसका 14 से क्या लेना देना है? 14 से इसका कोई लेना देना नहीं। You don't hold yourself responsible. किस बात के लिए? हाँ? मैं किस बात के लिए? ऐसा ब्रांड बिल्ड किया आप मुझे जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी की ब्रांड बिल्ड कर दूं। अगर आपका सवाल ये है कि जो मैंने पहले किया है उसकी वजह से ये समाज में सब खराब है, तो मैं आपकी विवेक पर इसको छोड़ता हूँ। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर आपने सवाल किया। 2015 में आपने कहा बिहार में बाहर है जी, और बाहर का व्याख्यान अभी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो डू यू रिपेंट हैविंग? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, आपने जो बिल्कुल नहीं रिपेंट कर रहे हैं। 2014-15 के नीतीश कुमार और 2022 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आप समझिए। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनकी सीटें कम हो गई, 40 में 2 सीट उनको मिली। नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। 2014 से पहले का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो बताएंगे कि उन 8-10 वर्षों में बहुत काम हुआ है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में। अगर 243 के विधानसभा में आप 40 विधायक जीते हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर वही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो दोनों नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार के लिए मैंने प्रचार किया था वो नीतीश कुमार थे जो बिना चुनाव हारे हुए उस आदमी ने पद छोड़ा था। आज जिस नीतीश कुमार के विरोध में मैं खड़ा हूं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हारने के बाद भी कोई ना कोई जुगत लगाकर कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनकी प्राथमिकता आज सिर्फ ये रह गई है कि मैं किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बना रहा हूं, बाकी जनता का जो हो। मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूं। 15 में महागठबंधन जीत कर आया। जब कैबिनेट बन रहा था तो उसमें 3 नाम ऐसे हैं जो आज मंत्री हैं, जिसका नाम उस समय भी आरजेडी से आया था, और उस पर ऑब्जेक्ट किया गया कि नहीं, इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। और फाइनली आरजेडी को कंपेल होना किया गया कि नहीं, इन लोगों को नहीं बनाइए। लेकिन वही नीतीश कुमार हैं, वही 3 लोगों को आज मंत्रिमंडल बनाए हुए हैं। तो दोनों व्यक्ति में फर्क नहीं है। चुनाव और लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आप एक बार किसी को अच्छा मान लिए तो जीवन भर मान लीजिएगा। जब उन्होंने अच्छा किया तो उनके समर्थन में खड़े थे, जब मेरी नजर में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनके विरोध में खड़े हैं। उस समय तो नीतीश ने आपको भी प्रमोट किया था, आपको भैया नीतीश कुमार तो हमको आज भी प्रमोट कर रहे हैं। आज हम चले जाएंगे तो आज हमको प्रमोट करेंगे। आप जाइएगा? अरे हम तो कह चुके कि नहीं जाएंगे, फिर आप मान कहा रहे? हम आपको कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज मैं नीतीश कुमार को कह दूं कि मैं आ रहा हूं, आपके साथ काम करूंगा, तो मैं ही बिहार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो जाऊंगा। उनके साथ उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनका काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको ABCD नहीं आता है। आप ये बताइए कि जिस नीतीश कुमार ने मुझे अपने घर में 2 साल रखा, घर में, मुख्यमंत्री के घर में साथ में हम लोग रहते थे 2 साल, तो कोई नीतीश कुमार को ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जब इस आदमी को ABCD नहीं आता था, ये आदमी धंधेबाज है उनके पार्टी के शब्दों में, तो आपने उसको अपने घर में काहे रखा था भाई? आप तो नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता से बता रहा हूं कि नीतीश कुमार हो या कोई भी दल हो, जब आप उसके लिए काम करते हैं तो आप सबसे दुनिया के होशियार आदमी हैं। जब उनके विरोध में आप खड़े हो जाइएगा तो कहेंगे कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपका ये सवाल जरूर हो सकता है कि 10 बरस ये काम करने के बाद आप क्यों आए हैं। वो ठीक बात है, 10 बरस वो काम करने के बाद मैं अपने हर मीटिंग में बोलता हूं
मैंने ये अनुभव किया, देखा, दलों के साथ नजदीक से काम करके देखा कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। 2021 में बंगाल तमिलनाडु जीतने के बाद मैंने उस दिन घोषणा की है कि अब मैं किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करूंगा। अब मैं साल भर सोचने समझने के बाद तय किया है कि नहीं, अगर भगवान ने कुछ शक्ति, बुद्धि, क्षमता दी है तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदले। और वो बदलने का तरीका मेरी समझ से, जो मेरी सही गलत जो भी समझ है, वो ये है कि मैं जनता के साथ काम करूं, किसी दल और नेता के साथ काम ना करूं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई आप क्यों गांव-गांव घूम रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, वो बात ठीक है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूं, इसमें मैं आपका नुकसान क्या कर रहा हूं? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं सिर्फ ये जो अपनी समझ बेहतर करने चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको 100 बार पहले जवाब दिया कि मैं उस भूमिका में हूं कि लोगों को तैयार करूं कि लोग एक सशक्त और बेहतर विकल्प बनाएं। आप लड़ेंगे? मैं क्यों लड़ूंगा भैया चुनाव? मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। सर, एक युवाओं से क्वेश्चन प्लीज। द मैस्कट ऑन योर बैनर हैज गांधी बाबा है, महात्मा गांधी। 1917 में गांधी जी यहाँ 3 महीना पदयात्रा किए थे एंड ही हैड सबमिटेड अ रिपोर्ट। आर यू गोइंग टू टेक आउट अ रिपोर्ट ऑन योर चंपारण यात्रा? भैया देखिए, पहली बात तो कोई पदयात्रा करके गांधी नहीं बन सकता। 4 चुनाव जीतकर आप चाणक्य नहीं बन सकते। तो मैं इस तरह की खुशफहमी में नहीं जीता हूं। ये लोग महामानव हैं। शताब्दियों में कोई एक गांधी बनता है, कोई चाणक्य बनता है। हम जैसे छोटे लोग, छोटे कद के लोग उस विचारधारा का अनुसरण कर सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं उस पर आ रहा हूं। उन्होंने रिपोर्ट निकाला, इसलिए हम भी रिपोर्ट निकाल देना हमारा वो कद है ना हमारी सोच है। हमने पदयात्रा शुरू करने से पहले 3 बातें जो मैंने लिख कर हर जगह लगाया है। मेरा प्रयास यह है कि समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालें। वो आप देखेंगे, कल लोग आपको दिखेंगे। लेकिन वो समूह है, इसमें से अभी कई राउंड छटनी के बाद वो लोग निकाले जाएंगे जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं और उसमें साथ चलना चाहते हैं। दूसरा, मैंने ये कहा कि रिपोर्ट के तौर पर पश्चिम चंपारण के, चूंकि मैंने पदयात्रा खत्म कर ली, हर पंचायत का एक रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड समस्याओं का नहीं, क्या करने से वो पंचायत के लोगों की स्थिति बेहतर हो सकती है, उसका पूरा मैनिफेस्टो, हर पंचायत का एक मैनिफेस्टो बनवा रहा हूं, वो मैं जारी करूंगा। तीसरा जो उद्देश्य है कि बिहार के स्तर पर 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, इन क्षेत्रों पर 10 साल 15 साल का एक रोड मैप बनाया जाए। कब तक हम लोग कहते रहेंगे कि पंजाब का किसान बड़ा प्रोग्रेसिव है, हमसे बहुत आगे है? कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत है कि बिहार में भी वो खाका खींचा जाए कि हम लोग पंजाब के किसान के मुकाबले कब खड़े हो पाएंगे। 10 साल लगेगा कि 12 साल लगेगा? उन विषयों पर जितने लोगों ने भी सुझाव दिए हैं, उन सब का सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं। पदयात्रा जब खत्म होगी तो चंपारण और दूसरे सारे जिलों के लोगों ने जो सुझाव दिए हैं और इन विषयों के जो विशेषज्ञ 250 से ज्यादा लोग देश विदेश के जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन सब को मिलाकर जो तीसरा उद्देश्य है कि एक 10 साल का आपको ब्लूप्रिंट बनाकर क्षेत्र वाइज, मतलब इन 10 क्षेत्रों के 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, ताकि आप देख पाएंगे कि शिक्षा को लेकर हम लोग की क्या सोच है, शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कैसे बेहतर करेंगे, रोजगार को लेकर हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। नीतीश कुमार की तरह या अभी की सरकार की तरह ऐसा नहीं करेंगे कि 15 अगस्त को खड़ा हुए गांधी मैदान में और कह दिया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब मैं हैरत में हूं, आप लोग पत्रकार हैं, कि भाई तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। जब पहला कैबिनेट होगा उसमें ये इसी से साइन करेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी का आपने देखा होगा वीडियो। तो तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही है कि कलम से स्याही सूख गई है। जो भी हो, मैं ये सोच रहा हूं कि जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को मैं जानता हूं। जब 7 निश्चय बनाया जा रहा था तो करीब 15 दिन तक सारे अफसरों की बैठक साथ में की गई ताकि 7 निश्चय की हर योजना का बजट का प्रावधान कर लिया जाए। कोई बात ऐसी न कही जाए जिसका बजट न हो। वही नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं इस चिंता में हूं कि भाई अगर आप
10 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं या दे सकते थे, तो आप 15 साल से रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देते। ये कौन सा रात में आकाशवाणी हो गया कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी आपको मिल गई? और इसीलिए मैंने घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार जी 10 लाख सरकारी नौकरी साल भर में दे दें, अभी करीब करीब 2.5 महीने हो गए, तो मैं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लूंगा और उनके लिए फिर वही काम करूंगा जो उनके लिए 15 में मैंने किया। उनको दिखा दे साल भर में। बिल्कुल सिरे से आंख में सबके धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि ये आदत पड़ गई है लोगों को। लोग इसलिए कह के निकल पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कहने का कोई असर नहीं, अगली बार फिर आप उनको वोट दे दीजिएगा। यहाँ एक बेतिया नवलपुर में रोड है, ऐसे तो सैकड़ों रोड का आपको हम वीडियो दिखाएंगे। अभी बेतिया नवलपुर में एक रोड है जिस पर चलने के बाद से मेरी खांसी अभी तक रुकी नहीं है। लोग बता रहे हैं कि रोड के किनारे दोनों साइड रहने वाले लोग, वहां टीबी का इंसिडेंट 20 से 30% बढ़ गया है। मतलब पहले के मुकाबले 20 से 30% लोगों को टीबी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि धूल इतना ज्यादा है, उस पर वो महीन वाली बालू डाल दिया गया है, वो जो उड़ता है। अब वहां ग्रामीणों से मैंने पूछा, भाई ये रोड क्यों नहीं बन रही, कब से नहीं बन रही? तो 15 साल से भैया नहीं बना है, बीच में काम लगा था, रुक गया। तो लोगों ने बताया कि लक्ष्मीपुर में वहां पर हाई स्कूल में कोई नीतीश जी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्वों ने जिसने भी कुछ चप्पल वप्पल उछाल दिया। उसके बाद से ये ग्रामीणों का कहना है, ये मेरा वर्जन नहीं है, कि नीतीश कुमार जी ने गुस्से में तय कर दिया कि अब ये रोड ही नहीं बनना है। तो जो ठेकेदार वहां आता है, रोड वहां बना हुआ है, शायद विधायक जी अपना कपड़ा उपड़ा खोलकर भी पैदल चले हैं उस रोड पर, हम लोगों ने हमको बताया। इसके बावजूद वो रोड नहीं बन रहा है। लेकिन ये त्रासदी देखिए, उस क्षेत्र का एमपी नीतीश कुमार का एमपी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार से उन्हीं का एमपी है। ये आपकी हमारी स्थिति इसलिए खराब है। और ये जो पूरी पदयात्रा है वो यही बात बताने के लिए है कि आप जिस रोड का कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि टीबी हो गया या हो रहा है, और उसी क्षेत्र से आप जिताकर उसी आदमी को ला रहे हैं, तो क्यों नीतीश कुमार डरेंगे आपसे? क्यों कोई नेता डरेगा? वो तो जान ही रहा है कि भैया कुछ भी कीजिए, हम रोड बनाए नहीं बनाए, आप वोट हम ही को दीजिएगा। इसीलिए स्थिति नहीं सुधर रही है। एक वाक्य में आपने यात्रा में निष्कर्ष यही है कि नीतीश के बिहार में बदहाली बदहाल है राज। देखिए, मैं बिहार की जो यही निष्कर्ष है? नहीं, मेरा निष्कर्ष ये करप्शन है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, देखिए लोग पैसे दे के पुष्टि कराते हैं। नहीं, ये सब तो बातें बहुत छोटी है। आपने बिहार की नहीं है, बिहार की जो आज स्थिति है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। ये मुझे निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, तो सबके सामने है। बिहार में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे बड़ी संख्या बिहार में है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं। ये बात तो सत्य है। लेकिन ये बात सिर्फ नीतीश कुमार के शासन से नहीं है। नीतीश कुमार इसलिए जिम्मेवार है कि 17 साल से उनको ये अवसर था इसको सुधारने का, और इसको नहीं सुधार पाए। ये स्थिति इसलिए है कि बिहार के विकास की यात्रा को अगर आप देखेंगे और इसको समझना चाहते हैं, तो आपको बिहार के विकास के आंकड़ों को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। बिहार 65 तक 1965 तक देश के अग्रणी राज्यों में ही था। ये 65 से 1965 से आंकड़ों के आधार पर आपको दिखेगा कि 1965 के बाद से हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। उसकी एक वजह यह रही है कि इस राज्य ने इस दौर में 65 से 90 तक, जब तक लालू जी मुख्यमंत्री बने, एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है। 67 से 90 के बीच 23 साल में बिहार में 25 अलग अलग सरकारें बनी। 5 बार गवर्नर रूल और अलग अलग 20 मुख्यमंत्री। उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में, जहां पर कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री था, कोई 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री था, हम विकास को बैकफुट पे डाला, विकास को हाशिए पर डाल दिया, जिससे धीरे धीरे दूसरे राज्य आगे बढ़ते गए, हम लोग पीछे छूटते गए। 90 में राजनीतिक स्थिरता लौटी, लेकिन वो लौटी लालू जी के फॉर्म में। उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक विकास की जरूरत नहीं है, हम सामाजिक न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय में उन्होंने लोगों को आवाज दी, और जो बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ लोग हैं, उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि समाज के कुछ वर्गों को जरूर आवाज मिली, लेकिन सामाजिक न्याय सिर्फ आवाज नहीं है। उन वर्गों को शिक्षा नहीं मिली, उन वर्गों को जमीन नहीं मिली, उन वर्गों को पूंजी नहीं मिली, उनकी स्थिति कुछ बदली नहीं।
लालू जी ने सामाजिक न्याय के माध्यम से उनको आवाज दी और उस आवाज से अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया है। 2005 से नीतीश कुमार जी वापस आए हैं। 2005 से नीतीश जी का नारा है न्याय संग विकास, और 2005 से कुछ विकास, जरूर विकास बिहार में हुआ है, लेकिन नीतीश जी के दौर को आप दो भाग में समझिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि राजनीतिक अस्थिरता का कितना बड़ा खामियाजा राज्य की जनता को चुकाना पड़ता है। नीतीश जी के 17 साल के कालखंड को आप दो भाग में बांट लीजिए। 2005 से लेकर 2012 तक का एक दौर जिसमें राजनीतिक स्थिरता थी, चाहे जिस किसी के भी वो साथ थे, वो लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए लगे हुए थे। ज्यादातर लोग बिहार में आपको बताएंगे कि उस दौर में बिहार में कुछ काम होता या बिहार की स्थिति सुधरती हुई दिखी। वो इसलिए दिखी कि इतना अंधकार था कि एक छोटा दिया भी जला तो आपको ज्यादा प्रकाश दिखा, और दूसरा कुछ काम होने का, करने का प्रयास किया गया। लेकिन 12 से मोदी जी का जब राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ, उसका एक अनवांटेड जो कहिए जो खामियाजा बिहार के लोगों ने भुगता कि उसने बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। अब 12 से जब मोदी जी 13 से आए राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पे, तो नीतीश जी फिर उससे अलग हो गए। तो आप देखिए ये 12 से 22 के बीच में नीतीश कुमार जी का ये 6वां सरकार का प्रयोग है। 12 में वो जिस एनडीए में थे उससे अलग हट गए, फिर उसके बाद चुनाव जब 14 में हार गए तो मांझी जी को बनाया, वो दूसरा प्रयोग था। तीसरा फिर मांझी जी को हटाकर खुद बने, फिर चौथा जब महागठबंधन के साथ आए, फिर 5वां जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए, फिर 6वां जब उस एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आ गए। तो ये आप 10 साल में अगर 6वें तरह की सरकार बना रहे हैं तो फिर विकास हाशिए पर है। आप तो इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। बिहार बदहाल नहीं है। अरे बदहाल है, लेकिन किसी एक व्यक्ति और एक दल की वजह से नहीं है। उसको गंभीरता से आपको समझने की जरूरत है कि बदहाल क्यों है। बदहाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति और दल की वजह से नहीं है। उसकी अगर उसको गंभीरता से आप समझना चाहते हैं तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तभी उसका रास्ता निकल आएगा। इसीलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार, अब आप कंक्लूजन आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। 1962 का आपने कहा पॉपुलेशन का प्रेशर 65 और 20 आप पहले बात को समझिए। UN 8 billion। उससे अरे सुनिए उसे नीति आयोग has said UP and Bihar has the highest explosion in population। अच्छा तो खाली नीतीश कुमार के दौर में थोड़ी ना हुआ यार। जो नीतीश कुमार को अभी मैं खराब कह रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। आप देखिए, आप जो गलती है, आपको आदत लग गई है किसी व्यक्ति। बिहार तब बदलेगा जब 100-150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे। बिहार तब बदलेगा जब 5000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे। किसी एक व्यक्ति के बदलने से, एक दल बदलने से, एक मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। इस बात को जब तक आप और समाज हम सब नहीं समझेंगे तब तक बिहार नहीं सुधरने वाला है। जिस गुर्बत में, जिस बदहाली में हम और आप जी रहे हैं, हमारे बच्चों को भी इस राज्य में उसी गुर्बत और बदहाली में जीना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। ये हल्की बात नहीं है कि किसी पर छीटा कछी कर दे, राजनीतिक टिप्पणी कर दे। मैं आपको बात जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने समझा, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। आप सहमत हो तो ठीक बात है, नहीं सहमत हो तो भी कोई बात नहीं है। इस विषय की गंभीरता को समझिए कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। ये किसी एक व्यक्ति और 2 साल के शासन का परिणाम नहीं है। ये लंबे राजनीतिक और सामाजिक जड़ता का परिणाम है। ये नीतीश कुमार, लालू यादव या कोई जो लीडर जीत कर आता है वो तो उस जड़ता का परिणाम है। आप सिम्टम पे जा रहे हैं, आप डिजीज के रूट में नहीं जा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपको बुखार है। मैं ये बता रहा हूँ कि बुखार क्यों है, पहले उसको समझिए। जब तक इन्फेक्शन को नहीं ट्रीट कीजिएगा तो बुखार के लिए पैरासीटामोल खाने से बुखार नहीं छूटने वाला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज के स्तर पर जब तक ये चेतना नहीं आएगी कि काम के आधार पर वोट हो, सही लोगों को चुनकर लाया जाए, सही लोग राजनीति में भागीदार बने, तब तक इसको नहीं सुधारा जा सकता है। कोई व्यक्ति, कोई दल नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर तो बिल्कुल नहीं सुधार सकते, हमारी तो बिल्कुल क्षमता नहीं है और न मैं ऐसा कोई दावा करना चाहता हूँ। मेरी क्षमता ये है कि मैं समाज के अच्छे लोगों को जोड़ूं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करूं कि भैया आप साथ में आकर प्रयास कीजिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए प्रयास कीजिए। एक लास्ट सवाल, आपको मतलब 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हम लोग 12 बजे तक बैठे रहेंगे। Who is running away? What are you talking about? You want to talk about? no, why she is stopping me from asking a question? Or others, see, no one. I waited for over 2 hours. I have faced media Yes, from yes. all over India, so I don't fear That any. is why you planted. Your journey to Champaran began through Doha, through Gulf News. What? That is how your first stories on Champaran came from Doha, Gulf News. What do you That mean is- by planted? That is Am I planting a story to you?
You cannot try. So, You cannot try. you are asking in front of the entire media, you are asking, what are you talking about? You are saying that you face international media. Why are you talking to the local media? बोलिए भैया, पूछिए, बोलिए। सर पहला क्वेश्चन मेरा सर मेरा क्वेश्चन, आप 25 सवाल लगातार पूछ रहे हैं, आपके पत्रकार साथी आपसे सहमत नहीं है और आप हम पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे वो हैं। पहला सवाल पूछ लिया तब मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछिए, जितना पूछना चाहते हैं पूछिए। यहाँ बैठे हुए मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जो आपके सवाल से डर जाएंगे। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ। एक भी सवाल मैंने स्किप किया है आपका? आप पत्रकारिता नहीं कर बोलिए सर। हमसे ज्यादा इंग्लिश बोलता है कोई यहाँ पर? कैसे पढ़ा यार? आपके पत्रकार मित्र ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और आप हम पर आप लगा रहे हैं। किसी पत्रकार का सवाल, जहाँ तक मैं रोड पर चल रहा हूँ, हर पत्रकार इस जिले का बताएगा आपको कि वो आकर मेरे से सवाल कर सकता है। मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मेरा है सर, आपके सवाल करने की सर बात यहाँ नहीं है सर। एक क्वेश्चन मेरा सुन लीजिएगा। आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे बैठा हूँ, आप जितने देर चाहे सवाल पूछ सकते आप हैं। जो पूछिए। पहला व्यक्ति मिले, आप पहला व्यक्ति मिले जो पत्रकारों को ही पत्रकार से लड़ा रहे हैं। अब पहला व्यक्ति पंडित आप लोग खुद ही लड़ रहे हैं, हम क्या हम करें? कहाँ लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं। अरे तो हम, आप लोग खुद उलझ रहे हैं, हम क्या करें? सुनिए सर, समझिए, बिहार के सवाल है, एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं, इनको पता नहीं है, फिर आप पूछिए। सर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ जब आप सर साथ में गठबंधन में थे, उनके साथ सहयोग में, उनके सपोर्ट में, ज्येष्ठ सर जब बिहार के नीतीश कुमार साथ आप जब प्रचार कर रहे थे, उस समय चंपारण की कभी याद आपको नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। और चंपारण हमने में जब- पद यात्रा आपने नहीं किया। भैया, हम जब बिहार में नहीं रहे हैं तो आप यही चंपारण की पदयात्रा छोड़ दीजिए। मैं तो बिहार के विषय पर कभी मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, कभी ट्वीट नहीं किया है। जब मैं टिप्पणी तभी करता हूँ, जब बोलता तभी हूँ, जब उस विषय से मैं गंभीरता से जुड़ा हूँ। दिल्ली में बैठकर आपने देखा होगा, मैंने आज तक बिहार के किसी भी घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं तो टिप्पणी तभी कर रहा हूँ जब मैं यहाँ पर 45 दिन पिछले 5 महीने से घूम रहा हूँ, तब टिप्पणी कर रहा हूँ। तो मेरा क्या अधिकार है नीतीश कुमार के पहले के कामकाज पर बोलने का, जब मैं यहाँ कुछ किया ही नहीं, मैंने देखा नहीं। अब मैं देख रहा हूँ तो साझा कर रहा हूँ आपसे। लेकिन बदलाव की आवश्यकता है तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। ये बात ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब। मेरा क्रांति में, आंदोलन में कोई यकीन नहीं। क्रांति से और आंदोलन से आप समाज सुधार नहीं कर सकते। क्रांति, अब मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप देखेंगे विश्व के स्तर पर, तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को एज एन एक्सेप्शन छोड़ दें तो किसी भी रेवोल्यूशन से मानव सभ्यता में बड़े स्तर पर सस्टेन्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो आंदोलन है, क्रांति है, वो तेज हथियार की तरह है जिससे आप बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। लेकिन अगर पौधे को आपको वृक्ष बनाना है, समाज को सुधारना है, तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, वो पॉजिटिव प्रयास करना पड़ेगा। जिस जेपी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, 2 बात आप समझिए। जेपी आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए नहीं था, वो देश की उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ का आंदोलन था, जिसके केंद्र में बिहार था। जेपी आंदोलन में बिहार की व्यवस्था, बिहार के अफसरशाही, बिहार का करप्शन, बिहार की गरीबी हटाने के लिए कोई प्रयास कम से कम मेरी जानकारी में नहीं था। तो शायद उनकी सोच में आगे रही होगी, लेकिन जेपी आंदोलन उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसके एपी सेंटर में या जिसके नायक जेपी बिहार के थे। लेकिन वो बिहार सेंट्रिक आंदोलन नहीं था। सर, जो हम कर रहे हैं ये आंदोलन नहीं है, ये क्रांति लाने का प्रयास नहीं है, ये समाज में जन जागृति फैलाने का प्रयास है। जो मैं समझ सकता हूँ कि समाज को ये बताना, समझाना कि कैसे आप अपनी प्रयास से अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रयास है, ये मुझे मेरी अपनी क्षमता और ताकत दिखाने का प्रयास नहीं है, ये समाज को उसकी ताकत और उसकी क्षमता का एहसास कराने का प्रयास है। सर, आपको सर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आपको राजनीतिक धंधेबाज कहा जा रहा है। आप राजनीति का दुकान खोल रखे हैं। आप जब चुनाव जिताते हैं तो आपने इस बार सोच लिया कि चलो मैं ही चुनाव लड़के देखता हूँ। किसने बोला? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की इतना कद नहीं है कि जिस पर मैं टिप्पणी करूं। उनके जो आका के आका है उनके साथ हम लोग काम करते हैं, और इनकी कितनी
प्रदेश अध्यक्षों की आज बीजेपी में क्या दशा है वो सबको मालूम है। इनकी अपनी कुवत कितनी है वो आपको मालूम है। जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे तो 8,000 वोट पाए थे। मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरे एक क्वेश्चन मेरा जी। बिहार जातिवाद से जकड़ा हुआ, इससे निजात दिलाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो जातिवाद की बात है। अरे मेरे भाई, हम वही तो बोल रहे हैं, चाहे जातिवाद से जकड़ा हो, गरीबी से जकड़ा हो। गरीबी तो अलग हो गया, गरीबी मेरी समझ से सारी समस्याओं का उपाय जो है वो मैं कर रहा हूँ। आप इससे सहमत हो सकते हैं। समीकरण लगाया जाता है। अरे आप लगाइए और जाता है तो आप इस पर क्या मन करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, आपके पास आए। मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने है, और आप देख रहे हैं कि समीकरण कैसे धाराशायी होगा। आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप आकलन कर सकते हैं कि भाई हम कोई रैली कर नहीं रहे हैं। आपने ठीक कहा, हमारे पास कोई समीकरण है नहीं, ना MY ना PY ना ZY। हम तो गांव में 100-150 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं, और आप चंपारण में पत्रकारिता कर रहे हैं। समीकरण को कैसे? अरे आप सुनिए ना भाई, कैसे ध्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ रणनीति कोई नहीं रणनीति है। जो रणनीति है वो आपके सामने है, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। हम जो 45 दिन से यहाँ पैदल चल रहे हैं, आप समाज में पत्रकारिता करते हैं, तो आप भी तो लोगों से सुनते जानते होंगे। आखिर जब हमारे पास कोई रणनीति ही नहीं है, हमारे प्रयास की कोई ताकत ही नहीं है, तो सुबह से शाम 8 बजे से रात में 1 बजे तक कौन लोग मिलने आ रहे हैं? हम कोई MP है नहीं, MLA है नहीं, विधायक है नहीं, अफसर है नहीं, ठेकेदार है नहीं। तो जो लोग मिलने आ रहे हैं, तो कुछ मेरे प्रयास में ताकत होगी तभी लोग आ रहे हैं। हम उनको भाड़ा पैसा दे के बुला नहीं रहे हैं। तो ये आकलन तो मैं आप पर छोड़ता हूं कि देखिए कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं, उनसे उन बंधनों को, जिनको की समीकरणों को, जिनको मानकर लोग फिक्स डिपॉजिट करके बैठे हुए हैं, वो समीकरण टूट रहे हैं कि नहीं, ये आकलन मैं आप पर छोड़ता हूं, समाज पर छोड़ता हूं।